प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। आज हम एमए फाइनल के पेपर 9th बी के अंतर्गत एक विचारक, एक स्वाधीनता सेनानी और एक समाज सुधारक के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ेंगे। हम इस अध्याय में इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन की कुछ घटनाएं, उनकी विचारधारा और उनके योगदान का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्यों गोपाल कृष्ण गोखले का नाम भारत के स्वाधीनता इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेताओं में से थे। उनकी विचारधारा उदारवादी थी। यह भी कहा जाता है कि वे अंग्रेजों को सहयोग करते थे और अंग्रेजी मानसिकता में पले बढ़े थे, लेकिन इसके बावजूद भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता इतिहास में उनका नाम अमर है। उनके विचारों को यदि हम पढ़ें तो वे देश प्रेम और समाज सुधारक के रूप में उनके विचार अमर हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक रहे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकारपूर्ण बहस करने की क्षमता ने उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन बना दिया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी माने गए। नरमपंथी अर्थात उदारवादी नेता। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि भारत के नौजवानों को, भारत की युवा पीढ़ी को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्व सरकार व्यक्ति की औसत चारित्रिक दृढ़ता और व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी भी राजनीति के क्षेत्र में उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नागिरी कोटलुक ग्राम में एक सामान्य परिवार में कृष्ण राव के घर में 9 मई 1866 को हुआ। पिता के असामयिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया। देश की पराधीनता बचपन से ही गोपाल कृष्ण गोखले को कचोटती रहती थी। राष्ट्रभक्ति की धारा का प्रभाव उनके अंतर्मन में सदैव बहता रहता था, ये कहा जाता है, और इसी कारण वे सच्ची लगन, निष्ठा और कर्तव्य परायण की धारा में वशीभूत होकर कार्य करते रहे और देश की पराधीनता से मुक्ति में लगातार लगे रहे। न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अध्यापन करते हुए गोखले का संपर्क बाल गंगाधर तिलक से भी हुआ था। 1866 में वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुए। वे श्री गोविंद रानाडे के प्रभाव में आए और सार्वजनिक सभा पुना के सचिव बने। 1890 में वे कांग्रेस में सम्मिलित हुए। 1896 में वेल्वी कमीशन के समक्ष गवाही देने के लिए वे इंग्लैंड गए। 1899 में
बंबई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए। वे दक्षिण अफ्रीका गए और वहां गांधी जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय समस्या में विशेष रूप से दिलचस्पी ली। अपने चरित्र की सरलता, बौद्धिक क्षमता और देश के प्रति दीर्घकालीन स्वार्थहीन भावना के लिए उन्हें सदा सदा के लिए स्मरण किया जाएगा। वे भारत लोक सेवा समाज अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक और अध्यक्ष थे। उदारवादी विचारधारा के वे अग्रणी प्रवक्ता थे। वर्ष 1915 में उनका देहांत हो गया। दक्षिण अफ्रीका से जब वे लौटे भारत, तो महात्मा गांधी भी उस समय सक्रिय राजनीति में आ गए थे और गोखले के निर्देशन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसमें सम्मिलित होकर लोग देश सेवा कर सकें। इस पर सोसाइटी की सदस्यता के लिए गोखले ने एक एक सदस्य की कड़ी परीक्षा लेकर उनके व्यक्तित्व को देखकर परखकर सदस्यता प्रदान की थी। वे चाहते थे कि भारत के युवा प्रेरित हों, अंग्रेजी शासन के बारे में जानें, भारतीयता के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में जानें और अंततः भारत की सेवा में स्वाधीनता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते रहें। गोखले के राजनीतिक विचारों पर 19वीं शताब्दी के उदारवाद की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवाद का प्रसार किया। गोखले मानते थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन ईश्वर की इच्छानुसार हुआ है और वह भारतीयों की भलाई के लिए हुआ है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीय जनता को स्वशासन की ओर धीरे धीरे प्रवृत्त करेगा और कालांतर में भारतीय अपना प्रशासन चलाने के योग्य हो जाएंगे। उदारवादी विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण वे संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि क्रमिक संवैधानिक विकास का मार्ग अपनाकर भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता है। वे भारत में पाश्चात्य शिक्षा और यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं का व्यापक प्रयोग कर सकता है। गोखले भारत में पाश्चात्य शिक्षा और यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं का व्यापक प्रयोग करना चाहते थे। वे भारत और इंग्लैंड के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना चाहते थे ताकि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रतिनिधि शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। गोखले यद्यपि भारतीयों के राजनीतिक विशेषाधिकारों की पूर्ति के इच्छुक थे, लेकिन साथ ही वे ये जानते थे कि अंग्रेज इतनी आसानी से भारत को स्वाधीनता प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए वे उदारवाद का पक्ष रखते हुए क्रमिक विकास और धीरे धीरे इस ओर अग्रसर होने पर बल देते थे। वे एक यथार्थ उदारवादी के रूप में वही करना चाहते थे जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार संभव था। यद्यपि उनमें देश प्रेम और उत्साह की कमी नहीं थी, लेकिन देश की तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वे अधिक उग्र विचार और कार्यक्रमों को अपना सकें। गोखले एक और प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिनिधिमंडल, बातचीत और शासन की रचनात्मक आंदोलन और आलोचना का मार्ग अपनाते थे, तो दूसरी ओर उनके आंदोलन में विद्रोह, हिंसा, क्रांति या उग्र आंदोलन का नितांत अभाव था। वे शासन से संबंध विच्छेद करके स्वतंत्र रूप से राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के कार्य को अस्वीकार करते थे। वे मानते थे कि इन साधनों के द्वारा
हम आज की परिस्थितियों में स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही के उज्जवल पक्ष की प्रशंसा करने के साथ साथ उसकी त्रुटियों पर भी ध्यान आकर्षित किया। गोखले के अनुसार भारत में अंग्रेजी राज का मूल उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य उच्च स्तरीय स्वशासन के योग्य बनाना होना चाहिए। गोखले स्थानीय स्वशासन को बाह्य नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहते थे। वे केंद्रीय सरकार को प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, आबकारी, डाकतार, रेल तथा कर एवं व्यवस्थापन का अधिकार सौंपकर अन्य विभागों का दायित्व प्रांतीय सरकारों को सौंपे जाने के पक्ष में थे। वे स्थानीय स्वशासन को पूर्ण स्वायत्तता देने के पक्ष में थे। वे पंचायती राज व्यवस्था की पुनः स्थापना के पक्ष में थे तथा नगर पालिकाओं के स्वतंत्र निर्वाचन कराए जाने के पक्ष में थे। गोखले भारतीय सिविल सेवा से न्यायिक सेवा को अलग रखने के पक्ष में थे। वे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा, भारतीय न्यायिक सेवा, चिकित्सा सेवा, तकनीकी सेवाओं आदि का भारतीयकरण करने के हिमायती थे। ब्रिटिश सरकार के घोर पक्षधर गोखले को जब अंग्रेजी सत्ता का असली चेहरा दिखाई दिया तो वे मायूस हो गए। सन 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह कहा, 7 वर्षों तक रहे लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत हुआ है। मैं इसकी तुलना हमारे इतिहास के औरंगजेब के शासन से करता हूं। हमें इन दोनों शासकों में अनेक समानताएं मिलती हैं। अत्यधिक केंद्रीयकृत शासन, स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व, व्यक्तिगत फैसले, अविश्वास और दमन। वे आगे कहते थे, कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि कर्जन ने भारत को मजबूत किया है। 100 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत इंग्लैंड के लिए ऐसा देश बन गया है जहां से पैसा इकट्ठा करके अन्यत्र खर्च किया जा रहा है। इस देश की अपार दौलत देश से बाहर ले जाई गई है। उस वक्त केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से लोकमान्य तिलक जहां अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ रहे थे, वहीं सुधारक के रूप में गोखले ने अपनी लड़ाई का माध्यम बना रखा था। केसरी की अपेक्षा सुधारक का स्वरूप उनका बड़ा आक्रामक था। सैनिकों के द्वारा जब महिलाओं पर अत्याचार किए गए तो सुधारक ने भारत को कड़ी भाषा में धिक्कारा था। भारतीयों को वे मानते थे कि जब तक हम अपनी स्थिति को खुद नहीं बदलेंगे, न हम समाज को बदल पाएंगे और न इस राजनीतिक ढांचे को बदल पाएंगे जिसमें अंग्रेजी शासन का अंत हो और धीरे धीरे हम अपने स्वयं के शासन को स्वशासन के माध्यम से पूर्ण कर सके। वे सिविल सोसाइटी जो उन्होंने बनाई थी उसके सदस्यों से अपेक्षा करते थे कि जो इस समाज का सेवक होगा वह अपने देश को सर्वोच्च समझेगा और उसकी सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर देगा। देश सेवा में व्यक्तिगत लाभ को नहीं देखा जाएगा और प्रत्येक भारतवासी अन्य को अपना भाई समझेगा, जिसमें जाति और समुदाय का कोई भेद नहीं होगा और सोसाइटी उसके और उसके परिवार के लिए जो धनराशि देगी वह उससे संतुष्ट रहेगा तथा अधिक कमाने की ओर कभी ध्यान नहीं देगा। साथ ही वह पवित्र जीवन बिताएगा और किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगा। सोसाइटी का अधिकतम संरक्षण करेगा तथा ऐसा करते समय सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करेगा। गोखले ने अपने समय में बहिष्कार की राजनीति का विरोध किया था। वे नहीं चाहते थे
कि बहिष्कार या इस प्रकार के अन्य उपायों के द्वारा अंग्रेजी सरकार पर तुरंत कोई दबाव लाया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति थी कि जहां वही ये मानते थे कि अगर अंग्रेज सरकार को बहुत दबाने की कोशिश की गई तो वे शक्ति के साथ इसका प्रतिकार करेंगे और वह स्थिति ऐसी नहीं होगी जिसका सामना कर सकें। अतः धीरे धीरे अपनी क्षमताओं में वृद्धि करके, समाज में सुधार करके, अपनी मांगों को मजबूती के साथ उठाते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्वाधीनता और स्वशासन की दिशा में प्रगति कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।